हम पढ़ रहे थे बच्चों स्टेट के लिए, जिसमें हम टीजीटी, हम बायोलॉजी कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं? टीजीटी के लिए, टीजीटी जो साइंस का एग्जाम होता है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी कर रहे हैं। कुछ चैप्टर मैंने पहले भी करवा रखे हैं। कल हमने एक चैप्टर किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं, देखो हमसे वैसे तो 10th का सिलेबस बोला जाता है 10th तक का, पर आपको ये पता है 12th तक का भी आता है, पर 12th में कुछ चुनिंदा, कुछ आप कह सकते हैं कि टॉपिक्स होते हैं, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। और जो 10th तक के हैं, जो पर्टिकुलर पूछे जाते हैं वो तो करेंगे ही, पर जो 12th के हैं, 11th के हैं, हम वो टॉपिक जहाँ से पर्टिकुलर जिस टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम वो भी कर रहे हैं, और जो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है हम वो पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है टीजीटी के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। पेपर हो चुके हैं, हमने किया है 18 वाला, 19 वाला और 20 वाला। 21-22 का हम करेंगे, 16-17 का भी मुझे मिल गया तो मैं वो भी करा दूंगी, ठीक है। अब देखो चैप्टर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स आप किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है बच्चों? मेंडल को बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात बोली जाए, किसकी? सिर्फ जेनेटिक्स की नहीं, किसकी बात की जाए? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात की जाए तो उसके फादर है मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन उसके फादर बोले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल। अगर आप क्या बात करें कि अगर आप जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? जो आप यही कहेंगे ब्रांच ऑफ साइंस, जहाँ पे आप क्या बात करते हैं? जहाँ पे आप हेरिडिटी और वेरिएशन की बात करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होता है, तो ये क्या है? ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है किसका? कैरेक्टर्स का, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको, जैसे मैंने फादर ऑफ जेनेटिक्स बता दिया, एक आपके पास है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। पहले कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दी थी बच्चों? ये सुटान और बोवरी ने दी थी। किसने दी थी? सुटान एंड बोवरी, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिस्ट आप याद रख सकते हैं। और अगर आप, जैसे ये तो हमने बात कर ली, एक्सपेरिमेंटल वाला भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक्स है वो किसने दिया था, वो मतलब उसके फादर कौन बोले जाते हैं? मॉर्गन बोले जाते हैं, ठीक है। फिर हेरिडिटी बता दिया। फिर आपको पता होना चाहिए वेरिएशंस क्या होती हैं, जो डिफरेंस होता है इंडिविजुअल में, सेम स्पीशीज में, विद इन दिस स्पीशीज, तो वो क्या होती है? वेरिएशन होती है। फिर एक टर्म होती है बच्चों एलील्स। क्या होती है? एलील्स। तो आपको पता है भाई क्रोमोसोम के भी टाइप होते हैं, तो जीन्स के भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग वेरिएशन टाइप होते हैं। तो जैसे हम ये कहते हैं कि भाई एक क्रोमोसोम है तो उसी का दूसरा टाइप भी होगा भाई, उसी के अल्टरनेट कैरेक्टर्स के साथ, तो वैसे ही क्या होते हैं, जीन के भी होते हैं अलग फॉर्म, तो वो क्या हो जाती हैं? एलील्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने तब सेलेक्ट किया था, तो किसको सेलेक्ट किया था बच्चों? पी प्लांट को किया था। किसको किया था? पी प्लांट को किया था, जिसको पाइसम सटाइवम हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से वहां पे कैरेक्टर्स लिए थे, और डोमिनेटिंग कौन था और रिसेसिव कौन था। देखो पहली बात तो पी प्लांट को क्यों लिया था बच्चों? एक तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहां पे, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? शॉर्ट लाइफ साइकिल इसकी होती है। क्या होती है? दूसरा शॉर्ट लाइफ साइकिल है, शॉर्ट लाइफ साइकिल इसकी होती है इस प्लांट की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है? मल्टीपल ट्रेड्स इसके पास है। ये जो बहुत सारे ट्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मल्टीपल ट्रेड्स इसके पास है, मतलब पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, रिकॉर्ड करने में उन कैरेक्टर्स को, वेरिएशन देखने में बहुत ज्यादा ईजी हो गया। इसी वजह से उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, ठीक है। कौन कौन सा था उसमें? सीड शेप थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा कैरेक्टर उन्होंने नहीं लिया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिए थे। सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया, ये दो हो गए। सीड से ही सीड की शेप हो गई और सीड का कलर हो गया। डोमिनेटिंग कौन था? राउंड था। और रिसेसिव क्या था? रिंकल था सीड की शेप में। अगर सीड के कलर में बात की जाए तो बच्चों येलो कलर डोमिनेटिंग था और ग्रीन कलर कैसा था? रिसेसिव था, ठीक है। फिर अगर प्लांट में किसकी बात की जाए, फिर फ्लावर का कलर हो जाता है, फ्लावर की पोजीशन हो जाती है। जो पर्पल वाला था ये डोमिनेटिंग था, और व्हाइट वाले की बात करें तो ये रिसेसिव था। एक्सियल जो पोजीशन है, जैसे पोजीशन दिखा रखी है, ये वाली जो चीज होती है, एक टॉप में हो जाता है, ये टर्मिनल है, ये रिसेसिव होता है, पर जो साइड में एक्सियल पोजीशन है
ये कैसी है, ये डोमिनेटिंग है। फिर प्लांट की हाइट है टॉल और ड्वार्फ जिसको आप बोलते हो, टॉल डोमिनेटिंग है। फिर पोड जो ये छिलका जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेक्टेड और कॉन्स्ट्रक्टेड वाला जो ऐसी ऐसी शेप का होता है ना, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, तो ये कैसा है, रिसेसिव है। फिर क्या है, पोड का जो कलर होता है ग्रीन और येलो, आपको पता है ग्रीन वाला जो होता है वो डोमिनेटिंग है, मतलब ऑल ओवर 7 आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रेट्स हैं। तो देखो पहली बात तो ये सीड में ही आ जाता है, सीड के बाद ये पोड के 2 कैरेक्टर हो गए, फिर फ्लावर के हो गए, ये प्लांट हाइट आप ये याद रख सकते हैं कि सीड शेप, सीड का कलर, ये फ्लावर का कलर और उसकी पोजीशन, फिर से जो पोड होता है उसकी शेप और उसका कलर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर अगर आप ये बात करो कि भाई जो तब उन्होंने मोनोहाइब्रिड मतलब क्रॉस किया, तो उसमें आपको पता है ना 2 चीज़ें आई थी, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए, और जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिकली कोई कैसा दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कोई प्लांट ऐसे है, तो आप ये कहोगे कि भाई ये टॉल प्लांट है, पर अगर आपको इसका जीन पढ़ना हो, इसका जेनेटिक मेकअप पढ़ना हो, तो आप क्या बोलोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है ना। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो होते हैं वो जीनोटाइप में, फिनोटाइप में सिर्फ आप उसका वो फिजिकली कैसा दिखाई देगा आप उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर मेंडल ने आपको पता है कि लॉ दिए थे, एक तो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 3 लॉ उन्होंने दिए थे। आपको नॉर्मल बात पता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, कि जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होगा। दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्या बोला कि तब आपके पास जैसे गैमेट तब बनते हैं बच्चों, ठीक है। मान लो आपके पास एक नॉर्मल सेल है, तब गैमेट बनते हैं ना, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन होती है, सेपरेट होते हैं वो। क्योंकि आप ये जानते हो ना कि अगर आपके पास जो गैमेट होते हैं वो एन में होते हैं, तो कहीं 2 होंगे ना, 2n होगा, तो वहीं से सेपरेट होके क्या बनता है, एन बनता है। कि सबसे, क्योंकि क्रोमोसोम अपने ऐसे होते हैं, तो एक-एक वो आता है उसका क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऐसे वो एन बनता है, तो सेग्रीगेट होता है, वहाँ पे सेपरेशन होती है। किसके दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। फिर तीसरा क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो क्या कहता है कि भाई अगर जैसे आप आई का हमारा जो कलर है वो हमारे कलर के ऊपर बेस नहीं होता, कि कोई बहुत फेयर जिसका कलर है तो उसकी आंखें काली ही होंगी, या जिसका बहुत फेयर कलर है तो भाई उसकी आंखें ब्राउन होंगी या उसकी आंखें ब्लू होंगी। तो 2 कैरेक्टर आपस में डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो उस पर बेस नहीं आएगा कि भाई जिसका बिल्कुल फेयर कलर है और उसकी आंखें काली होंगी, ये कोई जरूरी बात नहीं है। तो कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है अपने स्टेट में, वो पूछा गया है नंबर ऑफ, आप क्या बता दीजिए, गैमेट्स बता दीजिए कितने बनेंगे। एक सीधी सीधी बात है बच्चों, जितने आप नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, कि जितने आप ये कहिए कि अपने पास ये होते हैं ना कि हेट्रोजाइगस जो कंडीशन होगी, जितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी वैसे ही आप क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स, मतलब 2 की पावर n लिख लेते हैं, और n मतलब होता है जितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जैसे आपके पास कुछ ऐसे है, क्योंकि ये तो देने नहीं वाला, इसका तो आपको पता है कि भाई गैमेट कैसे बनाना है, एक ही बनेगा, क्योंकि ए टाइप का ही तो आएगा, टाइप ऑफ गैमेट्स पूछे जाते हैं आपसे। तो और अगर ऐसे है कि भाई ए है और एक ए है और दूसरा ऐसे दे रखा है, ये स्मॉल बी और कैपिटल बी, और आपसे यूँ पूछा जाएगा नंबर ऑफ गैमेट्स बता दिए, नंबर ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ गैमेट्स, कि कितने अलग अलग टाइप बनेंगे, एक जैसे नहीं, अलग अलग कौन कितने तरीके के बनेंगे। तो आप क्या करते हैं, 2 की पावर n, और n का मतलब है जितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितनी कंडीशन है, एक ही है, तो यहाँ पे कितने टाइप का बने, यहाँ पे क्या कर दोगे आप 1, तो टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है। अगर ऐसे कंडीशन होती आप मुझे करके बताना, ए है, ये बी, ए बी और ये सी और ये कैपिटल सी। अब देखो यहाँ पे हेड हो जाएगी, कंडीशन कितनी है, ये 2 हो गई ना, एक ये रही और एक ये रही, 2 हेड हो जाएगी इस कंडीशन में, तो 2 की पावर आप 2 कर देते, तो ऐसे आपका क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ गैमेट्स आपके पास आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत काम की है, पूछी जाती है क्योंकि हमसे। और जैसे आपको टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालना हो, क्या है फिनोटाइप, फिजिकली कौन कैसे कैसे दिखाएंगे, टाइप ऑफ फिनोटाइप, तो वो भी ऐसे ही निकाले जाते हैं। और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कि जितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगी यहाँ पे वो लिख देना,
ठीक है। और जीनोटाइप कैसे निकाला जाता है, टाइप ऑफ जीनोटाइप वो निकाला जाता है 3 की पावर n करते हैं, ठीक है ना। और टाइप ऑफ अलग अलग टाइप ऑफ गैमेट्स वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये काफी इजी था। फिर हम किस चीज की बात कर रहे थे, जो अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें आप क्या कहते हैं कि भाई जैसे हम एक रेड फ्लावर लें, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, रेड फ्लावर है और होमोजाइगस कंडीशन है, ये प्योरली वाइट फ्लावर है, पर जो हमें हमारे पास क्रॉस करके जो फ्लावर आया वो किस तरीके का आया, पिंक आया। अगर हम ये कहते हैं कि भाई आर अगर डोमिनेटिंग है तो एक भी आर आ जाता तो वो फ्लावर कैसा दिखाई देता, वो फ्लावर अपना रेड ही दिखाई देता। पर यहाँ तो ना तो रेड आया और ना ही वाइट आया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक कोई अलग ही कलर आ गया, पिंक, तभी तो बोला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर वाला मतलब जो पंगा था वो आया ही नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन कौन शो करता है, तो यहाँ पे एक है प्लांट, 4 ओक प्लांट और स्नैप ड्रैगन प्लांट। कौन सा है, एक तो यहाँ पे लिखा होगा एग्जाम्पल में ही, ठीक है ना। ये स्नैप ड्रैगन प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, तो एक स्नैप ड्रैगन प्लांट होता है और एक कौन सा है, 4 ओक प्लांट, ठीक है। फिर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब वो देखो कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस का मतलब होता है तब जैसे अपने ब्लड ग्रुप में होता है ना ए और बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है किसी का बी ब्लड ग्रुप है, तो जो आने वाला कंबाइन होके जो ब्लड ग्रुप आता है वो क्या आ जाता है, ए बी आता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कोडोमिनेंस, मतलब ना तो ए डोमिनेटिंग है कंप्लीटली ना ही बी डोमिनेटिंग है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप आप ये थोड़े कहते हो कि भाई अगर जैसे आप ये कहते हो भाई एक टॉल प्लांट था और एक डार्क प्लांट था, अगर ये मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो आप क्या कहते हो कि भाई जो लंबी हाइट है ना, जो टॉलनेस है, वो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो ये प्लांट टॉल दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कि भाई ए डोमिनेटिंग ज्यादा होगा तो ये ब्लड ग्रुप ए होता, ऐसे ही होता, पर ऐसा तो नहीं है, ये दोनों ही डोमिनेटिंग है, तो ये ब्लड ग्रुप ना तो ए कहलाता ना बी, ये क्या कहलाता है, ये ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसी को आप कोडोमिनेंस का नाम देते हो, ठीक है। फिर आपका ये और किसके एग्जाम्पल में आता है, ये मल्टीपल एलिलिज्म में आता है, क्योंकि आपको पता है ना अपने ब्लड में मल्टीपल एलिलिज्म, वैसे तो 2 एलील्स आप मोस्टली बोलते हो कि भाई आपके पास क्या होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं और 2 ही उसमें क्या होती है, जीन, पेयर में यही होता है ना, तो उसको एलील बोलते हो। पर यहाँ पे 3 एलील्स होते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म का केस है, क्योंकि देखो एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप और एक ओ बी तो होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने हाइट आप क्या पढ़ रहे थे प्लांट में, या तो टोल है या तो ड्वार्फ है, तो 2 ही तो आप ये बोले कि भाई 2 ही एलील्स हुए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल एलिलिज्म है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड। अब नेक्स्ट आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, 2 टर्म पता होनी चाहिए बच्चों, पेलियोट्रोपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पेलियोट्रोपिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है तब एक कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, जैसे आप आई कलर की बात कर रहे हैं, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा हो, ठीक है। कैरेक्टर एक ही है पर बहुत सारे जीन जीन मतलब एक जीन है, ये मतलब पहले वाला जीन है, सेकंड जीन है, थर्ड जीन है, ये 2-3 जीन मिलके एक कैरेक्टर को संभाल रहे हैं, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। यही तो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा आई कलर, स्किन पिगमेंटेशन, हाइट हो गया या कलर हो गया हमारा, ठीक है, वेट हो गया, तो ये सारा किस में आ जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। फिर होता है पेलियोट्रोपी, ठीक है। पेलियोट्रोपी में क्या हो जाता है बच्चों अपने पास, इसमें अपना जो सिंगल जीन होता है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, जीन एक सिंगल है, ठीक है, वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर ज्यादा हो गए, अब एक से ज्यादा कैरेक्टर को वो कंट्रोल कर रहा है, इसको पेलियोट्रोपिक आप बोलते हो। क्या बोलते हो, पेलियोट्रोपी बोलते हो। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, इसका है जैसे हम आगे पढ़ेंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पे, सिंगल जीन म्यूटेशन फिनाइल कीटोन्यूरिया है, या फिर मैंने क्या बोला है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसमें अपनी जो आरबीसीज है वो दराती जैसी हो जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया आप उसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जो बच्चों वो है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है,
सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बी वाला है वहां से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास किस किस तरीके का होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक तो अपने पास क्या होता है बच्चों, एक्स 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 वाई वाला जो कि ह्यूमन में होता है। एक अपने पास किस टाइप का होता है, एक्स एक्स, जो कि हमारा किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास ऊपर में। तो आपसे यूं पूछा जाए कि भाई एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो ग्रास ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्स एक्स यहाँ पे फीमेल होती है, पर अगर आप एक्स ओ की बात करते हैं तो ये मेल होता है। ये क्या होता है, मेल होता है। ह्यूमन में आपको बताइए एक्स एक्स क्या होता है, ये फीमेल होता है, और एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। ग्रास ऊपर में मैंने बता दिया एक्स एक्स फीमेल होगी, मेल होगा एक्स ओ टाइप का। और अगर आप बर्ड्स में बात करें तो यहाँ पे होता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का, ठीक है बच्चों। जेड जेड में क्या होता है, ये मेल होता है, ठीक है। जो सेम होता है यहाँ पे ये मेल होगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन वाला मेल होगा। और हेटेरोजाइगस जो जेड डब्ल्यू टाइप है, ये कैसा, ये क्या होती है, फीमेल होती है। और ये किस में प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट है बच्चों सेक्स डिटर्मिनेशन। वो अपना जो किस में प्रेजेंट होता है, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब उसमें देखो क्या होता है। अब मान लीजिए पहले आपके पास क्या है, एग है आपके पास, ठीक है। किस टाइप में मिलेगा, वो एन होगा, 2n तो नहीं होगा, एन टाइप का होगा। तो यहाँ दो कंडीशन होती है बच्चों, एक तो क्या हो जाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो। अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो नहीं होगी, और एक केस में आप क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हो, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसको आप ड्रोन बोलते हो बच्चों। क्या बोलते हो, ड्रोन बोलते हो। और ये मेल होता है, ड्रोन क्या होता है, मेल होता है। इसके हर उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यहाँ पे ओवम होता है, पहली बात तो एन टाइप होता है, पार्थेनोजेनेसिस होती है, तो आपसे पूछा जाता है पार्थेनोजेनेसिस क्या है, और ड्रोन किस प्रोसेस से बनता है, तो पार्थेनोजेनेसिस। और वो किस तरीके का होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, तो बच्चों वो हैप्लॉइड होता है, एन टाइप होता है, ठीक है ना। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, फिर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर बात करें अगर फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल बनेगी जो 2n टाइप की बनेगी, मतलब वो क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। और यहाँ पे दो तरीके से फीमेल बनती है। अगर उसने फीड किया रॉयल जेली पे, किस पे, रॉयल जेली पे फीड किया, तो वो क्वीन बनेगी। क्या बनेगी, क्वीन बनेगी, ठीक है, 2n टाइप की ही होगी। पर अगर उसने किस पे फीड किया, जो बी ब्रेड होता है, किस पे, बी ब्रेड पे, तो वो वर्कर बनेगी, वर्कर बी बनेगी, ठीक है ना। और ये स्टेराइल होती है, जो वर्कर होता है बच्चों, ये वर्कर जो बी होती है स्टेराइल होती है। क्या होती है, स्टेराइल होगी। और ये फर्टाइल होती है, क्वीन। क्या होती है, फर्टाइल। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से भी पूछा गया है। और जो ड्रोन है, मतलब जो मेल है, वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, वो पूछा गया है। पार्थेनोजेनेसिस से क्या बनता है, वो पूछेंगे कि भाई क्वीन बनती है पार्थेनोजेनेसिस से, या जो वर्कर बी है वो बनती है, या फिर ड्रोन बनता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है बच्चों एक लिंकेज की, किसकी आती है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट उसमें समझा दिया है, ठीक है। फिर बात आती है किसकी बच्चों, लिंकेज की। जो हम बात कर रहे हैं, जितनी ज्यादा आप ये कहोगे ना, लिंकेज जितनी ज्यादा होती है, वो ट्रांसफर उतना कम होती है कोई चीज। मैंने कहा कि कोई चीज बहुत ज्यादा लिंक है आपस में, तो उसका इनहेरिटेंस, उसकी जो आप क्रॉसिंग ओवर जो कहते हो कि दूसरे क्रोमोसोम, हम ये कहते हैं ना कि भाई ये क्रोमोसोम इससे क्रॉस हुआ, तो क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होती है अगर किसी चीज में लिंकेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये इनवर्स होता है लिंकेज, तब दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ मतलब लिंकेज कम है, एक ऐसे ऐसे प्रेजेंट है तो यहाँ लिंकेज बहुत ज्यादा है, यहाँ लिंकेज बहुत कम है, ठीक है। जितनी ज्यादा लिंकेज होगी उतनी क्रॉसिंग ओवर कम होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो जैसे अपने पास कई सारी क्या होती है, एक क्रोसिस जो अपने पास थी, मोनोहाइब्रिड क्रोस है, तो उसका फिनोटाइप रेशो पता होना चाहिए। जो मोनोहाइब्रिड मतलब जिसमें सिर्फ आप क्या ले रहे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो वो मोनोहाइब्रिड है। तो उसका फिनोटाइप क्या था, 3:1 था। जीनोटाइप उसका क्या था बच्चों, 1:2:1 था। जीनोटाइप जो जेनेटिकली कैसा दिखाई दे रहा है। डाई हाइब्रिड में कैसा था बच्चों, डाई हाइब्रिड था, फिनोटाइप रेशो वो था 9:1
3:1, ठीक है। फिर जीनोटाइप इसका क्या था बच्चों? जीनोटाइप इसका था 1, ये बहुत बड़ा था, ठीक है। 2:4:1:2, फिर अपना 1:2 और ये 1 ऐसे था, ठीक है। ये 21 आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नंबर ही है 1, 2, 2 और ये 4 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आप इसको याद रख सकते हैं, ये डाई हाइब्रिड है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्या है जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये कौन से टाइप के मतलब क्रॉस से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या मोनोहाइब्रिड से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, डाई हाइब्रिड से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना, दो कैरेक्टर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्या ये मोनोहाइब्रिड में बता सकते हो आप? मोनोहाइब्रिड में तो एक ही कैरेक्टर लेते हो, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से ये आप बताते हो कि भाई ये दोनों कैरेक्टर ना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। कोई ये नहीं है कि भाई तू जाएगा तो मैं तेरे बिल्कुल साथ ही जाऊंगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? फिर आती है बच्चों म्यूटेशन की बात। क्या है? वैसे मैंने इसमें भी डाल रखा है ये म्यूटेशन, ये हनी बी वाला भी है, सारी है। म्यूटेशन है, दो तरीके की होती है। पॉइंट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि एक सिंगल बेस पेयर चेंज होता है। क्या है? जैसे अपने पास ये लिखा है भाई AGCT, फिर है GCT, तो यहाँ से G हट गया, तो ये है सिंगल बेस पेयर का चेंज होना। फ्रेम शिफ्ट का क्या होता है? वहां पे जो बेस पेयर है वो नंबर में मान लो 3 हट गए या 2 हट गए, ठीक है, तो फ्रेम का फ्रेम चेंज हो जाता है। तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या है? तो बच्चों सिकल सेल एनीमिया है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल क्या होता है? फिर जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तब क्रोमोसोम में चेंज आता है, तो उसमें ये डाउन सिंड्रोम है, क्लीन फ्लैटर है और टर्नर सिंड्रोम है। अगर आप किसकी बात करते हैं, अगर आप बात करें कि जो अपने पास क्या है डाउन सिंड्रोम है, तो वहाँ पे जो अपना हम डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, जो क्रोमोसोम 21 होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब वो 3 उसके मल्टीपल कॉपी हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं उसके, वैसे तो 2 होते हैं पर वो 3 निकलेंगे, तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो ये क्या हो जाता है? मान लो आप ऐसे कुछ कर दो कि भाई अगर क्रोमोसोम को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। तो मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जैसे जिस इंसान को ये बीमारी होगी तो थोड़ा सा रिटार्ड होगी उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है। थोड़ा सा, थोड़ा क्या, बिल्कुल छोटा होगा, गर्दन थोड़ी सी मोटी होगी, फेस भी थोड़ा सा ओड मतलब थोड़ा मोटा रहेगा, ठीक है। तो ये और ओपन जनरली उसका माउथ रहेगा, तो ये डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर्स होते हैं। फिर क्लिन फ्लेटर जो सिंड्रोम होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? ये जनरली वैसे तो मेल होते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। वैसे तो XY होना चाहिए था, पर इसमें एक्स एक और एडिशन हो जाती है एक्स की, तो जिसमें क्या हो जाता है? फीमेल कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लिन फ्लैटर ये सिंड्रोम इसको बोलोगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे वैसे तो फीमेल XO होती है, सॉरी, वैसे तो फीमेल XX होती है, पर यहाँ से X हट जाता है और वहाँ मतलब X हट जाता है जिसको आप O मतलब 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि फीमेल के जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो अब्सेंट होंगे, और ऐसी फीमेल कैसी होगी बच्चों? स्टेराइल होगी, मतलब फर्टाइल नेचर की नहीं होगी। तो ये क्या थे? ये सारे अपने जो क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है वो है। फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं बच्चों, जिसमें अपना आता है, ये था भी अपने पास, ठीक है। जिसमें ये पूरे एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस का भी हम देखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस में आपको 2 कलर नहीं दिखाई देते, रेड कलर नहीं दिखाई देता और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत काम की बात है। एक्स लिंक्ड ये रिसेसिव बीमारी होती है, सेक्स लिंक्ड होती है, और कौन से क्रोमोसोम से लिंक्ड है? एक्स वाले क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ठीक है। और जो देखो जो अपने पास क्या बोल रहे थे, सिकल सेल एनीमिया है, कहाँ गया? सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है और फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ठीक है। ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन से ये बीमारी होती है, ठीक है। ऑटोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो क्रोमोसोम बच के उनको आप ऑटोसोम्स बोलते हो, ठीक है। तो उनसे लिंक्ड ये 3 बीमारियां हैं
और जो अपना अभी मैंने बोला कि कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है, ये सेक्स लिंक्ड मतलब अपने एक्स क्रोमोसोम से अटैच है, तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारियां हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। किसकी बात कर रहे थे हम, कलर ब्लाइंडनेस की। तो ये कैसा है, इसमें रेड और ग्रीन कलर जो है वो दिखाई नहीं देता। फिर हीमोफीलिया की अगर आप बात करो, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, डोमिनेटिंग नहीं है, रिसेसिव है। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग डिफेक्ट होता है, क्लोटिंग फैक्टर इनमें प्रेजेंट नहीं होता, तो जो अब क्या होगा, उनकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं अगर कहीं पे कट लग गया तो। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर थैलेसीमिया है। ठीक है, ये बीमारी रही। थैलेसीमिया में क्या होता है बच्चों, जो अपना हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, अल्फा और बीटा, तो वहां पे वो चेन जो होती है वो शॉर्ट होती है, कम बनती है। ठीक है, अगर अल्फा चेन कम बनी और थोड़ी शॉर्टनिंग वहां पे हुई है, तो वो अपना अल्फा थैलेसीमिया हो गया। अगर बीटा चेन में कमी आ गई तो बीटा थैलेसीमिया आप उसको बोल देते हो। फिर अगर आप फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें, PKU भी आप इसको बोल देते हो, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। ऑटोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो क्रोमोसोम है सारे ऑटोसोम्स बोले जाते हैं। जनरली क्या होता है बच्चों, फिनाइल एलेनिन से क्या बनता है, ट्रायोसिन बनता है, ट्रायोसिन बनता है। तो इसके लिए एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम नहीं होता इस बीमारी में। ये एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल कीटोन्यूरिया से फिनाइल पायरुविक एसिड बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये बीमारी में होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर सिकल सेल एनीमिया की जो मैंने बात आपको की कि भाई वहां पे जो दराती जैसी सेल्स हो जाती हैं, तो अपने जो प्रॉब्लम क्या रहती है लोगों को कि भाई वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, और ये भी देखो यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इसको बोला जाता है, और जो अपनी बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है ना, तो उस पे ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो यहाँ होगा क्या कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह क्या आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाएगा।